अब आपको लेकर चलता हूँ हैदराबाद और हैदराबाद के रास्ते में संजय मेरे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। संजय, बहुत सी बातचीत, मुझे पता है कि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमने अभी बहुत पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया है। तो जो दर्शक अभी हालांकि बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूब में इंटरव्यू संजय देख रहे हैं और पूरा इंटरव्यू अभी टीम इस पर काम कर रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं वो स्टार न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाइएगा। संजय ने हर वो सवाल किया है, रौनक ने हर वो सवाल किया है जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं संजय कि सरेंडर करने की बात को लेकर देवा ने कहा कि हम ये अपील नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपके मन में क्या था? क्यों आप ये चाह रहे थे कि देवा की बातचीत 1000 किलोमीटर दूर जाकर करें? आपके मन में वो तमाम सवालों के जवाब क्या मिल गए हैं, और आपने क्यों सोचा कि ये बातचीत देश को, छत्तीसगढ़ को, तमाम लोगों को सुनना और जानना चाहिए? संजय, देखिए, देवा वो अंतिम नक्सली था जो बस्तर में फिलहाल एसजेडसी लेवल का था, यानी कि बस्तर के फिलहाल सबसे सीनियर माओवादी नेताओं में से वो एक था। ऐसे में देवा का जब समर्पण वहां दिखाया जाता है, हालांकि देवा ने इस बात को इनकार किया। देवा ने कहा कि पहले मुझे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मेरा समर्पण पुलिस ने शो किया है। ऐसे में देवा का पक्ष जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देवा ही वो नक्सली है जो फिलहाल 150 नक्सल लड़ाकों को लीड करता है। उसके पास पूरी बटालियन थी जिसमें फिलहाल अभी भी 150 जो है 150 से ज़्यादा नक्सली लड़ाके हैं। ऐसे में देवा जो कुछ कहेगा उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। देवा ने फिलहाल भले इस बात से इनकार कर दिया, वो कोई संदेश नहीं देना चाहता है, लेकिन जब देवा का ये इंटरव्यू बाकी नक्सल कैडर्स तक जाएगा तो कुछ ना कुछ उनके मन में ये तो चलेगा कि जब हमारा इतना बड़ा लीडर जो है फिलहाल पुलिस के पास है तो क्या हमें भी वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि ये उनकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहता था तो मैं उनके परिवार को भी लेकर हैदराबाद गया था। हैदराबाद जाने के बाद देवा के परिवार से उसकी मुलाकात हुई। देवा एक ऐसा नक्सली है जिसके पास फिलहाल सारे राज हैं। देवा को ये पता है कि देवजी कहाँ है, देवा को ये पता है कि दामोदर कहाँ है। ऐसे में देवा जब अपने राज खोलेगा तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। देवा ने काफ़ी कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड की है, फिलहाल उसे ब्रॉडकास्ट करने से हैदराबाद पुलिस ने हमें मना किया है। बहुत सारी बातें उसने ऑफ रिकॉर्ड की है, और एक ये ऐसा सिलसिला है बातचीत का जिससे मुझे लगता है कि जब सही समय आएगा, जब इसे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि समझिए, देवा के सरेंडर के बाद अब बस्तर में ऐसा कोई भी नक्सली नहीं बचा है पापाराव को छोड़कर जो नक्सल संगठन की कमान संभाल सके, यानी कि नक्सल संगठन जो है वो पूरी तरह से बस्तर में अब ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में क्योंकि अभी भी बड़ा सवाल बच गया है कि आखिर दामोदर और देवजी क्या करने वाले हैं, क्योंकि देवजी के सबसे बड़े कमांडर्स जो हैं एक एक कर खत्म होते जा रहे हैं। पहले हिड़मा इनकाउंटर मारा गया और उसके बाद जो सबसे बड़ा कमांडर था उनका देवा, वो भी अब पुलिस के पास है। ऐसे में देवजी के पास बहुत ज़्यादा रास्ते बचते नहीं हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसने समर्पण का फैसला नहीं किया है, वो अभी भी जंगलों के अंदर है। ऐसे में सारे फिलहाल देश की पुलिस जो है वो देवजी की तलाश कर रही है, और मुझे लगता है 31 मार्च 2026 को जब नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान होगा तो उस वक्त इसी बात से तय होगा कि देवजी या तो इनकाउंटर में मारा गया या फिर गिरफ्तार हो गया या उसने समर्पण कर दिया। तो फिलहाल एक सवाल मेरे मन में है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि रुपेश से हम लोगों ने बातचीत की थी, हम सब लोग थे, और उसके बाद रुपेश अभी भी बस्तर में है। देवा से आपने पूछा ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड कि वो क्या तेलंगाना की धरती को ही चुनेगा अपने आगे की ज़िंदगी के लिए या छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर लौटेगा? क्या कहना था उसका? बिल्कुल, ये सवाल मैंने उससे पूछा, लेकिन देवा जो है वो काफ़ी कट्टर है अपनी विचारधारा को लेकर। देवा फिलहाल इन सारे मुद्दों पे बातचीत जो है सीधे तौर पे नहीं करना चाहता। उसका साफ तौर पे फिलहाल यही कहना है कि आगे क्या होगा ये वो आने वाले समय में तय करेगा। फिलहाल लेकिन वो जरूर चाहता है कि वो वापिस एक बार छत्तीसगढ़ में लौटे। हालात ऐसे नहीं थे कि वो छत्तीसगढ़ आ पाता, ऐसे में उसने तेलंगाना का रास्ता चुना। पिछले साल अक्टूबर से ही वो तेलंगाना में था। तेलंगाना में अलग अलग जगहों पे अपनी लोकेशन वो बदल रहा था। उसके साथ लगभग उसके 20 साथी थे। 15 साथी उसकी गिरफ्तार हुए। अभी भी 5 साथी जो है वो तेलंगाना में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इसके अलावा उसकी जो एक बहुत बड़ी टीम है वो उसके बहुत करीबी कमांडर केसा के साथ है। अभी भी वो दक्षिण बस्तर के जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसे में देवा क्या करता है, क्या फैसला लेता है, क्योंकि देखिए समर्पण के बाद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके सारे केसेस खत्म किए जाएंगे, उसके बाद उसका पुनर्वास
पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास में क्योंकि उसने तेलंगाना को चुना है तो फिलहाल वहाँ की सरकार द्वारा उसे ये मौका दिया जाएगा कि वो तेलंगाना में बसे, लेकिन उसके परिजन ये चाहते हैं कि देवा वापस आए, वापस आकर उनके बीच रहे, क्योंकि मेरे साथ उसके भाई हैं, उसके बेटे हैं, उसके भतीजे हैं, मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए इस वक्त वो। उनका कहना था कि उन्होंने सालों से देवा को नहीं देखा था, सालों से उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी। उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है वो भी जल्द ही जो है हम दिखा पाएंगे। तो ऐसे में वो परिवार एक सवाल मेरा और आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हिडमा के मारे जाने के बाद, हिडमा के मारे जाने के बाद ही क्या देवा को ये लगा कि अब जो है पुनर्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समर्पण को तो मानते नहीं, इनका कहना है कि पुनर्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाए। क्या हिडमा के मारे जाने के बाद थोड़ा सा देवा के अंदर ये लगा कि अब तो बहुत कुछ खत्म हो रहा है? संजय, बिल्कुल, देखिए कर्रेकुट्टा का जैसे ही ऑपरेशन होता है वैसे ही सारे बड़े नक्सली जो हैं वो अपने अलग अलग इलाकों में निकल जाते हैं। अक्टूबर में ही देवा छत्तीसगढ़ की सीमा से निकलकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े ऑपरेशन चल रहे थे, वो तेलंगाना पहुंच जाता है और तेलंगाना के करीमनगर शहर में पहुंच जाता है और शहर के आसपास ही लगभग वो 1.5-2 महीने का समय बिताता है। ऐसे में उसके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि क्या उसे सरेंडर करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी इस बात को दोहरा रहा है कि उसने सरेंडर नहीं किया है। वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, एक स्कॉर्पियो वाहन में बैठकर जा रहा था। उस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद कुछ बातों पे, कुछ शर्तों पर उसका समर्पण दिखाया गया है। तो मैंने जो कहा कि देवा अपनी विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर है, तो कट्टरता उसकी बातचीत पे आपको साफ तौर पे कट्टरता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप उस वातावरण, उस माहौल से और बातचीत करके लौट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर। लेकिन आपने बहुत साहस का काम किया है, बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं संजय। आपकी जिद थी कि नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसा कोई पन्ना ना हो जहां विस्तार न्यूज़ के पास वो सबूत ना हो, वो शख्स ना हो, वो किरदार ना हो जिससे नक्सलवाद के खात्मे की आखिरी जो निर्णायक लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, वो दिख रही है कि ख़त्म हो रही है। बहुत धन्यवाद संजय और बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको इस शानदार इंटरव्यू के लिए।